नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा हूं। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में ज़रूरतमंद है। और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक, गोयल जी आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद धन्यवाद जी। एक मिनट, अभी आप इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करेंगे और क्योंकि कोविड गाइडलाइंस हैं, सब लोग पालन कीजिए। ये टिक टैक थोड़ी देर बाद में एक एक करके सबको देंगे, कृपया अनुशासन बनाए रखें। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद को सुन रहे थे आप। जितिन प्रसाद ने बीजेपी का धन्यवाद व्यक्त किया है और उन्होंने आज ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो कांग्रेस खेमे के लिए एक बड़ा झटका। कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, जिस तरीके से कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लगा है, जितिन प्रसाद ने यहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? देखिए साहिल, जिस तरह से जितिन प्रसाद ने आज जो बीजेपी की सदस्यता है वो ग्रहण कर ली है और पीयूष गोयल ने इसके पहले उन्हें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कराई थी और उसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। और साफ तौर से उनके संबोधन में, जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन बीजेपी ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा है, साफ तौर से उनका यही कहना था कि वो तमाम चीज़ें जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिलना चाहिए, जो राजनीतिक पार्टियों में मिलता है, वो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण इस बात पर जरूर नजर डालते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया के बाद एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का युवा चेहरा था और कांग्रेस पार्टी को लेकर के जिस तरह से बात कही जितिन प्रसाद की, तो कहीं ना कहीं एक सियासी चेहरे के तौर पर बड़ा एक चेहरा माना जाता है। 2009 में उन्होंने धौरहरा से सीट से जो है चुनाव लड़ा था, केंद्रीय मंत्री रहे, पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक जो अगर कांग्रेस की दृष्टिकोण से देखते हैं तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, जो आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धौरहरा विधानसभा सीट
सीट से वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो जीते थे, उसके बाद दोबारा वो जब चुनाव लड़े तो हार गए। कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को जो है यहाँ के प्रभारी हैं और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से उत्तर प्रदेश में उनकी नाराजगी है वो जरूर जाहिर हो रही थी। और यही कारण है कि जिस तरह से उन्हें जो मंच मिलना चाहिए था कांग्रेस में वो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा था। और इसके साथ साथ उन्होंने इसके पहले जिस तरह से ये भी कयास लगाए जा रहे थे, इसके पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि जितिन प्रसाद जिस तरह से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं आज जो उनकी मोहर है वो जरूर लग गई। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अगर हम उनके तमाम बयानों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इसके पहले भी इस तरह के बयान उन्होंने साफ तौर से दिए थे। उनके नाराजगी है वो कांग्रेस के प्रति सामने आई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2022 के चुनाव की, तो 2022 का चुनाव है, बीजेपी इस बात को भली प्रकार जानती है, एक ब्राह्मण चेहरा है और दोरारा सीट से वो चुनाव लड़े थे। और कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, कहीं ना कहीं एक ऐसी बेल्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण चेहरा जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण चेहरा है उसको थामने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। और जिस तरह से बात करी जाए 2004 में उन्होंने अपना जो सियासी समीकरण है, सियासी जो रणनीति है वो तैयार करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कदम बढ़ाया था राजनीति में और 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके पहले अगर हम बात करते हैं इनके पिताजी की जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी उनका कांग्रेस से एक लंबा नाता रहा, ये जरूर रहा। बाद में उन्होंने जो है चुनाव कांग्रेस के अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक गोयल जी, आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य सबका विकास और सबका साथ जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद नितिन जी। एक मिनट, अभी आप इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करेंगे और क्योंकि कोविड गाइडलाइंस हैं, सब लोग पालन कीजिए। ये टिक टैक थोड़ी देर बाद में एक एक करके सबको देंगे, कृपया अनुशासन बनाए रखें। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद को सुन रहे थे आप। जितिन प्रसाद ने बीजेपी का धन्यवाद व्यक्त किया है और उन्होंने आज ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो कांग्रेस खेमे के लिए एक बड़ा झटका। कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, जिस तरीके से कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लगा है, जितिन प्रसाद ने यहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? देखिए साहिल, जिस तरह से जितिन प्रसाद ने आज जो बीजेपी की सदस्यता है वो ग्रहण कर ली है और पीयूष गोयल ने इसके पहले उन्हें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कराई थी और उसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। और साफ तौर से उनके संबोधन में जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन बीजेपी ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा है, साफ तौर से उनका यही कहना था कि वो तमाम चीज़ें जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिलना चाहिए, जो राजनीतिक पार्टियों में मिलता है, वो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इस बात पर जरूर नज़र डालते हैं कि ज्योतिरादित्य
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का युवा चेहरा था। और कांग्रेस पार्टी को लेकर के जिस तरह से बात कही जाए जितिन प्रसाद की, तो कहीं ना कहीं एक सियासी चेहरे के तौर पर बड़ा एक चेहरा माना जाता है। 2009 में उन्होंने धौरहरा से सीट से जो है चुनाव लड़ा था, केंद्रीय मंत्री रहे, पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक जो अगर कांग्रेस की दृष्टिकोण से देखते हैं तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, जो आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धौरहरा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो जीते थे, उसके बाद दोबारा वो जब चुनाव लड़े तो हार गए। कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को जो है यहाँ के प्रभारी हैं और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से उत्तर प्रदेश में उनकी नाराजगी है वो जरूर जाहिर हो रही थी। और यही कारण है कि जिस तरह से उन्हें जो मंच मिलना चाहिए था कांग्रेस में, वो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा था। और इसके साथ साथ उन्होंने इसके पहले जिस तरह से ये भी कयास लगाए जा रहे थे, इसके पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि जितिन प्रसाद जिस तरह से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं आज जो उनकी मोहर है वो जरूर लग गई। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अगर हम उनके तमाम बयानों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इसके पहले भी इस तरह के बयान उन्होंने साफ तौर से दिए थे। उनके नाराजगी है वो कांग्रेस के प्रति सामने आई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2022 के चुनाव की, तो 2022 का चुनाव है, बीजेपी इस बात को भली प्रकार जानती है, एक ब्राह्मण चेहरा है और धौरहरा सीट से वो चुनाव लड़े थे। और कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, कहीं ना कहीं एक ऐसी बेल्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण चेहरे जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण चेहरा है उसको थामने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। और जिस तरह से बात करी जाए 2004 में उन्होंने अपना जो सियासी समीकरण है, सियासी जो रणनीति है वो तैयार करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कदम बढ़ाया था राजनीति में और 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके पहले अगर हम बात करते हैं इनके पिताजी की जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी उनका कांग्रेस से एक लंबा नाता रहा, ये जरूर रहा। बाद में उन्होंने जो है चुनाव कांग्रेस के विरोध में जरूर लड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा चेहरा जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम चेहरा माना जाता है, क्योंकि सीधे जो राहुल गांधी संपर्क थे, लगातार जो समीकरण संगठन और जो कांग्रेस को बढ़ाने के लिए जो भी समीकरण होते हैं उनमें एक अहम जो जितिन प्रसाद की जो कड़ी थी वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कड़ी होती थी। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन साध लिया, कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए 2022 के लिए एक बड़ी कड़ी अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी कड़ी होगी। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए, एक ब्राह्मण चेहरा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करते हैं सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, उन तमाम जो जिले हैं आसपास के, कहीं ना कहीं उनको साधने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की जो विपक्ष की पार्टियां हो, कहीं ना कहीं इस बात का आरोप लगातार लगाती रहती थी कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी से यानी योगी आदित्यनाथ जी से नाराज। जी ओम, वापस लौटेंगे आपके पास। बीजेपी मुख्यालय से हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी सीधा हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई थी कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होंगे, अब इस खबर पर मोहर लग गई है? जी बिल्कुल, जनतंत्र टीवी ने पहले ही बताया था कि पीयूष गोयल की मौजूदगी में जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और 1 बजे के आसपास पीयूष गोयल के साथ वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए। अगर जितिन प्रसाद की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जिसके चलते उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। खासतौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि क्योंकि जिस पार्टी में वो थे, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी दल में रहते हैं, राजनीतिक दल हैं, और किसी पार्टी में रहते हैं, जब आप किसी अपनों का ही कोई हित का काम नहीं कर सकते, राजनीतिक हित का काम नहीं कर सकते, तो ऐसे में ऐसे दल में रहने का क्या मतलब है जब आप अपने ही लोगों का कोई काम नहीं कर सकते। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यही वजह है कि उन्होंने ये तय किया कि अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की, योजनाओं की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी ही एक संस्थागत दल है जिसके साथ ऑफिशियल मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से काम किया जा सकता है। और उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनको मिलेगी और आने वाले समय में वो देश की जनता के साथ साथ जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए अच्छा काम कर सकेंगे, ऐसा कहना था जितिन प्रसाद का। और इसी वजह से वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि पीयूष गोयल की मौजूदगी में जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हुए। जितिन प्रसाद ने भी काफी तारीफ की और कहा कि लंबे दशक से जितिन प्रसाद काम
करते रहे हैं और देखा जाए तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है कांग्रेस पार्टी से है और लंबे वक्त से राजनीति से जुड़े रहे हैं और किस तरीके से उनके पिता का देहांत हुआ और फिर वो राजनीति में सक्रिय तौर पर जुड़े और किस तरह से उन्होंने मंत्री रहते हुए चाहे इस्पात विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो, तमाम विभागों की जिम्मेदारी जितिन प्रसाद बतौर केंद्र में मंत्री के तौर पर उन्होंने देखी और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। इसके अलावा पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि बीजेपी की सरकार है और सेंटर में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे में जितिन प्रसाद ने तमाम कोशिशों के साथ रेलवे का एक काम था उसको करवाया। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जितिन प्रसाद जो है कंसिस्टेंटली एक काम के पीछे अगर पड़ जाते हैं तो उसको करवा के ही मानते हैं। तो काफ़ी तारीफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। दूसरी ओर अगर जितिन प्रसाद की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में आकर उनको लगता है कि वो सकारात्मक तरीके से काम कर पाएंगे अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। जी ममता, वहीं बात की जाए कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो सदस्यता ग्रहण करने वाले थे, जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए, कोई खास वजह? देखिए साहिल, पहले से कोई तय शेड्यूल ऐसा नहीं था। जेपी नड्डा का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बहुत सारे लोग उनके आवास पर ही मिलने वाले थे। पहले से ही इस बात की आशंका थी कि वो पीयूष गोयल ही जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराएंगे, उन्हीं की मौजूदगी में वो भाजपा में शामिल होंगे और उसके बाद यहाँ से अभी कुछ ही देर में, अभी इस वक्त जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद है और थोड़ी देर में ही वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जाएंगे जहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। ममता, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, इससे पहले भी हमने चर्चा की है, तो जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस की, उसकी बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। आज की बात करें, जिस तरीके से जितिन प्रसाद ने जब भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद किया तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए कि पार्टी में रहते हुए वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, यानी कोई अड़चन उनके सामने जरूर आ रही थी जिसकी वजह से उन्हें ये बड़ा फैसला यहाँ पर लेना पड़ा। और इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बड़े नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने भी यही व्यक्त किया है कि वो पार्टी के अंदर रहते हुए ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे या उन्हें मजबूर किया जा रहा था कई चीजों के लिए। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल, गले का फांस इसे कहा जा सकता है कि बार बार ये जो बात निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहा जा सकता है अभी इस वक्त? देखिए साहिल, ये बात सही है, जिस बात का जिक्र आपने किया वही बात जितिन प्रसाद ने भी कहा कि मैं जिस पार्टी में था वहाँ पर विचार रखने की आज़ादी नहीं थी। इशारों ने ये भी कहा कि भाजपा एक संस्थागत पार्टी है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो व्यक्ति विशेष है, तो खासतौर पर उनका जो इशारा है कहा जा सकता है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है, आपको कोई काम हो तो केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उससे मुलाकात संभव नहीं हो पाता है, तो आप ना तो अपना कोई काम कर पाते हैं और ना ही जो आपके पार्टी से जुड़े हुए खास तौर पे आपके जो कार्यकर्ता हैं आप उनका भी काम नहीं कर पाते। तो जितिन प्रसाद ने इस बात का जिक्र किया कि जब आप एक राजनीतिक दल में होते हैं और अपनों का ही काम नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में उस पार्टी में रहने का औचित्य क्या है जहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ था और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि पार्टी आलाकमान से मुलाकात नहीं हो पाती, विचार नहीं रख पाते, अगर कोई काम होता है तो वो काम हो नहीं पाता, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ रहना मुश्किल हो गया था। और यही वजह है कि अब उन्होंने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना सही रहेगा और उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। हालांकि जब पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद के बारे में जिक्र कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है राजनीति में जितिन प्रसाद का, तो ये जिक्र भी पीयूष गोयल की तरफ से किया गया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है कि जितिन प्रसाद अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इशारों में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को दी जा सकती है। हालांकि इस बात का खुलासा तो बाद में ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी आलाकमान में कि बात नहीं सुनते हैं, लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। अन्यथा जैसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए, आज जितिन प्रसाद, आगे कोई और भी हो सकता है। बिल्कुल। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे सहयोगी ओम लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। ओम, जिस तरीके से प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि यहां पर माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि बड़ा कांग्रेस का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, लेकिन वहां पर प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता इस पूरे मौके पर नजर नहीं आया, कोई खास वजह?
देखिए, आपको बता दूं कि इस समय कोविड काल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर दिग्गजों की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात कर ली। इसके बाद जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है जेपी नड्डा से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। पीयूष गोयल जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं और बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी माने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं, अगर राजनीतिक गर्माहट की बात करें तो ये एक 2022 का यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और जहाँ दिल्ली में सियासत गर्म हो गई तो उत्तर प्रदेश में सियासत भी इससे ज़्यादा गर्म हो चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को पता है 2022 का चुनाव है, एक बड़ा राज्य है, और प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश लगातार देता आया है, और कहीं ना कहीं धौरारा सीट से वो लगातार चुनाव एक बार लड़े और जीते। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का जो है वो हर कदम को मजबूती से उठाना चाहती है। क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर नज़र है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर हम बात करते हैं, उन तमाम दृष्टिकोणों पर लगातार चर्चा हो रही। हाल ही में आपने भी देखा कि किस तरह से जो केंद्रीय संगठन है वो लगातार यहाँ बैठक कर रहा था, तमाम जो मंत्री थे उनसे लगातार बैठक की जा रही थी। इसका मतलब, और उसके साथ साथ अगर बात करते राष्ट्रीय सेवक संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार बैठक कर रहे थे, फीडबैक लिया जा रहा है, केंद्रीय संगठन फीडबैक ले रहा है। और उसके साथ साथ साहिल, अगर हम ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी दौरा उत्तर प्रदेश में लगने वाला है। तो इन तमाम अगर दृष्टिकोणों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, चाहे बात करें बसपा की, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की या फिर कांग्रेस की, क्योंकि प्रभारी के तौर पर अगर बात की जाए, प्रियंका गांधी एक लगातार ट्वीट के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम उन चीज़ों को लेकर लगातार वो कदम से कदम उठा करके लगातार जो सत्ता पक्ष है उस पर सवाल खड़ी करते रहते हैं। लेकिन जितिन प्रसाद ये कोई नया मामला नहीं। इसके पहले भी जिस तरह से लगातार जितिन प्रसाद की जो पार्टी से नाराजगी थी वो सभी के सामने थी। क्योंकि जिस तरह जितिन प्रसाद इसके पहले भी लगातार केंद्रीय संगठन की बात कही जाए, उनके साथ तो उनके जो अगर हम उनकी बातों को तनिक भी ध्यान देते हैं, साफ तौर से उनका यह बयान था कि जिस तरह से हम अपनी बात को अपने काम नहीं करा पा रहे हैं, यानी अपने लोगों के काम नहीं करा पा रहे, यानी केंद्रीय संगठन जो उनका था उनकी बात नहीं सुन रहा था। और ये नाराजगी ये नाराजगी जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पता थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की जो कांग्रेस के अंदर चीजें थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही हैं, ये सभी को पता है। जितिन प्रसाद को भी पता है, क्योंकि जितिन प्रसाद को जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कांग्रेस के माध्यम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन शायद वो जिम्मेदारी उनको नहीं मिल पाई। और यही कारण है कि वो लगातार जो कांग्रेस पार्टी से उनसे लगातार जितिन प्रसाद नाराज चल रहे थे। क्योंकि यहां पर अगर अजय सिंह लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, स्वयं प्रियंका गांधी को बागडोर उनके हाथ में है। लगातार जो पार्टी संगठन है लगातार वो जो प्रियंका गांधी से सीधे नहीं मिल पाता है, उन तमाम शिकायतों को नहीं बता पाता है। कांग्रेस के अंदर जो अंदर खाने की खबर है, साफ तौर से इस बात की लगातार शिकायतें चल रही हैं कि जो केंद्रीय संगठन है, शायद वो जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, शायद उनकी बात वो नहीं सुनना है। लेकिन इसके बाद भी लगातार शिकायतों के बाद भी शायद वो सब चीजें ठीक नहीं हुई, और यही कारण जितिन प्रसाद को आखिर कदम, ये बड़ा कदम उठाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर हम साहिल अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने जिस तरह का सवाल किया था, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, परिवार में लोग भी, उनके पिताजी भी सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जिसकी पहचान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जिसके संघर्ष, जिसको सांसद और मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बंगाल का प्रभारी बनाया, और जो जितिन प्रसाद जी ने किया है वह कहीं से भी अच्छा कार्य नहीं माना जा सकता। मैं समझता हूं कि जितिन प्रसाद जी, जिनको पिछले समयों में कांग्रेस पार्टी ने जितना उचित सम्मान दिया, जितना मान दिया, मर्यादा दी, और उसके बाद भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो विश्वासघात उन्होंने किया है, समय बताएगा, वक्त बताएगा। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सफलता उनसे कोसों दूर रहेगी। लेकिन 2022 के चुनाव में उनकी कमी को कैसे पूरा करेंगे आप? देखिए, मैं यह जानता हूं कि आपको याद होगा कि पिछला समय
उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, और जो आदमी अपने विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव न जीत पाए, जो आदमी अपने क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव न जीत पाए, उनकी क्या अब साख बची है यह पूरा प्रदेश जानता है। और कमी की जो बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे प्रतिभाशाली, ऊर्जावान, संघर्षशील और कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने वाले आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नौजवान खड़े हैं और पूरी तरह गांव, गरीब, खेत खलियान, नौजवान। तो हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम, जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू को हम सुन रहे थे, उन्होंने उन्हें जितिन प्रसाद को विश्वासघाती करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जो 2022 में जिस तरीके से अगर कहा जाए कि जो एक कमी की बात हम कर रहे थे कि जितिन प्रसाद की कमी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा खलने वाली है, तो उन्होंने ये कह दिया है कि कोई भी कमी यहाँ पर नहीं खलेगी और जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? देखिए साहिल, अगर हम बात करते हैं अजय सिंह लल्लू की और उनके बयानों की, तो साफ तौर से उनके जिस तरह से उनके चेहरे पर जो बयानबाजी है, वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि आखिर एक कैसा चेहरा था जो कि भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गया। यानी इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि उनके चेहरे से इस बात की बखूबी जानकारी मिलती है कि आखिर जितिन प्रसाद एक ऐसा चेहरा उत्तर प्रदेश का है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से टूट के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह शामिल हुआ है, अब कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और एक चेहरे के तौर पर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा शामिल हो गया है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा है कि 2022 में प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसे में इस तरह के चेहरे कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी बनाते हैं, तो अपने आप में 2022 को लेकर के कांग्रेस के सामने एक बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अजय सिंह लल्लू इस बात को जरूर कह रहे हैं कि वो इसके पहले चुनाव हार गए, अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन उन्हें भी इस बात की बखूबी जानकारी है कि जितिन प्रसाद किस तरह का एक चेहरा था। शाहजहांपुर में या आसपास के जो जिले थे उनमें एक पैठ है और उसके साथ साथ एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को देखा जाता है। और हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन तमाम जनपदों के आसपास जो जनपद है उनमें एक प्रभावशाली नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता था। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और साफ तौर से उस बात को वो कह रहे हैं कि शायद उनका संगठन यानी कांग्रेस का जो संगठन था वो उनकी बात नहीं सुनता था और उसके साथ साथ वो अपने लोगों के काम नहीं करा पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उसके बाद वो लोगों की बातों को सुनेंगे और उसके साथ साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और कहीं और इसके साथ साथ अगर उन लोगों के सहयोग में सहायता में आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष की बात हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है और समीकरण की बात कीजिए, तमाम पार्टियां लगातार सियासी समीकरण वो जरूर बनाना शुरू कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये बखूबी पता है कि आखिर किस चेहरों को कहां पर कहां दांव खेलना है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितिन प्रसाद को जिस तरह से उन्होंने शामिल किया है और शामिल करने के बाद अब उन्हें पता है कि किस तरह की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी और माना यह जरूर जा रहा है कि जितिन प्रसाद को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिस तरह से इधर की अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी बुझा सकती है। तो अब सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो दिलचस्प जरूर होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए एक मुसीबत के दौर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो लगातार जो है अपनी पार्टी से दूरी बना करके, यानी जो कांग्रेस, बसपा और सपा, इन तमाम पार्टियों से दूरी बनाकर लगातार जो उनका जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में इन पार्टियों को अपने जो प्रभावी नेता हैं उनको बचा पाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं 2022 की बात कही जाए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव दिलचस्प है। एक तरफ जहां सियासी दांवपेच की बात कही जाए, बंगाल में जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी ने मात जरूर खाई है, लेकिन उसे यह पता है कि उसके लिए उत्तर प्रदेश उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि कोर कसर की बात कही जाए, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन तमाम सियासी पार्टियों के साथ साथ जो अन्य कदम है वो जरूर बढ़ाई जाएंगे। ऐसे में अगर जितिन प्रसाद की बात कही जाए, जितिन प्रसाद ने जिस तरह से आज शामिल हुए हैं, साफ तौर से उन्होंने जेपी नड्डा का, तमाम जो प्रदेश संगठन था, उसके साथ साथ पीयूष गोयल का, उन तमाम लोगों का धन्यवाद दिया है। लेकिन अगर हम उन बयानों के साथ साथ उनके जो बयान की बात करते हैं तो साफ तौर से इस बात की जरूर चर्चा
चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में कि आखिर अब जो है उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है साहिल, वो जरूर बदलेगा और बदलने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो अन्य पार्टियां, लेकिन अब इसके साथ साथ एक मैसेज जो कांग्रेस की तरफ जरूर गया है कि आखिर क्या आप कांग्रेस को बदलने की जरूरत है, क्या केंद्रीय संगठन को अब जो नीचे के पदाधिकारी उनकी बात सुनने की जरूरत है। इन तमाम चीजों पर जितिन प्रसाद ने प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है और माना यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर मजबूती से कदम बढ़ाना है तो प्रियंका गांधी एक तरफ, जहां यह जरूर माना जाता है कि प्रियंका गांधी का एक अलग चेहरा है कांग्रेस में, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी वो एक सियासी समीकरण के तौर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है। अब ऐसे में जितिन प्रसाद का जिस तरह से उन्होंने छोड़ दिया, दामन छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो प्रियंका गांधी के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर ऐसे जो सियासी चेहरे हैं उनको पार्टी में कैसे रोका जाए। उसके साथ साथ जो जमीनी स्तर पर लगातार कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो जमीनी स्तर का नेता है वो लगातार दूरी बना रहा है, तो कहीं ना कहीं 2022 में एक बड़ी चुनौती भारतीय कांग्रेस के लिए यह भी होगी कि आखिर इन जो छत्रपत नेता की बात कही जाए या जो जमीनी नेता की बात कही जाए, उनको कांग्रेस कैसे रोकती है और उसके बाद 2022 की जो चुनाव है उसमें कैसे जो है इस चुनावी समीकरण में कैसे अपनी जो गोट है वो बिछा पाती है। ये एक साहिल बड़ी बात होगी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, जितिन प्रसाद की बात कर रहे हैं, जी साहिल। चलिए ओम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस खेमे के लिए एक बड़ा झटका, जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में रहकर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस इस चुनौती से कैसे लड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।